कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोनिक्स को और करें अपने DGT-NPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम इक्विलिब्रियम बेस्ड जो कॉलम्स के क्वेश्चन आते हैं। पीछे तक आप लोगों ने अभी जो रिंग बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं, फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, काइनेमेटिक से जोड़ के क्वेश्चन देख लिए। अब जो आने वाले टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक अगर आप लोगों को पता चल जाता है तो चाहे कितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे दे, आप इजीली उनको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं जो कि होंगे हमारे पास में इक्विलिब्रियम बेस्ड। आप हेडिंग डाल लेंगे इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि कोई भी हमारे पास में एक रिजिड सरफेस होगा। रिजिड का मतलब होता है कि उसको हमने क्या कर रखा है, ऊपर से फिक्स कर रखा है, जैसे दीवार हुआ, इस तरह से हमने उसको ऊपर में जो है एक रिजिड सरफेस लिया है और दो स्ट्रिंग यहां से हमने लिए हैं। एक स्ट्रिंग ये वाली है जिसकी लेंथ है L, दूसरी स्ट्रिंग है वो भी लेंथ L की ही हमने कंसिडर करी हुई है। यहां पर एक चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है और इस चार्ज की वैल्यू है Q और इस चार्ज की भी वैल्यू है Q और इस बॉडी का मास है M और इस वाली बॉडी का भी मास है M, यानी कि दोनों को हमने सेम चार्ज और सेम मासेस की बॉडी जो है यहाँ पर हमने कंसीडर कर ली है। अब जो पूछा जा रहा है कि आपसे कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएगा तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक एंगल थीटा बना रहा होगा और यहाँ पर भी ये एंगल थीटा बना रहा होगा। तो जो पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी यहाँ पर जो है वो अप्लाई होने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और ये काफी कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर करेगा। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये जानकारी है कि भाई एक बॉडी मेरे पास में m मास की यहाँ पर है, m मास की यहाँ पर है। तो एक फोर्स तो इनके बीच में लगता है जिसको आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्योंकि इस बॉडी के ऊपर में जो चार्ज भी गिवन है, यानी क्यू चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, कंफर्म है कि यहाँ पर अब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या मेजर चीज होती है जो आप लोगों ने पढ़ी थी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने के लिए आप लोगों ने कंफर्म पढ़ा होगा जो हमारे पास में कूलम्स लॉ आता है, दैट इज इक्वल टू K इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये कहानी यहीं से शुरू होती है कि Q1 क्या ले, Q2 क्या ले, इन सभी के बारे में आप लोग कंफर्म है, पहले से मैं काफी इस बारे में जो है वो बात कर चुका हूं। तो Q और Q2 हमारे पास में चार्जेज हो गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि एक एंगल जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सिंप्लीफाइड तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल वन स्टेप आप लोगों को क्वेश्चन आगे भी जो है सोल्व करने पड़े तो आप इसी ट्रिक के थ्रू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो एंगल थीटा था, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा, दो थीटा थीटा एंगल के बीच में ये बन रहा है। तो जब यहाँ पर स्ट्रिंग थी जिसके ऊपर में मास M लटका हुआ था तो यहाँ से एक टेंशन इसके अंदर में डेवलप हुआ। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि टेंशन T उसके अंदर में डेवलप हुआ है यहाँ पर, और जो चार्ज आपने कंसिडर किया था वो यहाँ पर था। कितना चार्ज था? Q चार्ज था और इसका मास था हमारे पास में M। ठीक है भाई, क्योंकि बॉडी के पास में M था तो हमेशा उसके ऊपर में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ये लगेगा हमारे पास में mg नीचे लगा फोर्स। अब यहां पर देखो, आप थोड़ा सा सिनेरियो अगर यहां पर जाकर देखिए तो अगर मैं t को इधर में एक्सटेंड कर दूं, दिस इज t, तो इसके दो पार्ट्स यहां पर हम तोड़ सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो टेंशन इसको ऊपर की तरफ में लेके जा रही है। तो हम इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक जाएगा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन और एक जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि अगर यहाँ पर सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में बना हुआ है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जो है वो बैलेंस हो रही होगी और एक जो उसका वर्टिकल फोर्स है वो भी यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। अब वो बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वही कहानी यहाँ पर जो है वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर मैं इस टी वेक्टर को रिजोल्व करूं, क्योंकि जब भी कोई भी एंगल पर हमारे पास में वैल्यूज आ जाते हैं, कोई भी वेक्टर आ जाता है तो हमें उसको रिजोल्व करना होता है उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर में। तो टी आया ऊपर क्योंकि थीटा के साथ में, तो दिस वन इज टी कोस थीटा और इधर क्या चला गया, टी साइन थीटा, यहाँ पर टी साइन थीटा चला गया। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी जानकारी हो तो ये दोनों चार्जेस, ये क्यू और ये क्यू, आपस में फोर्स लगा रहे हैं और कितनी फोर्स लगा रहे हैं, दिस वन इज एफ दैट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्र इंटू में के डिवाइड बाय, दोनों के बीच में सेपरेशन अगर हम मान के चले तो वो जो यहाँ से आप निकालेंगे दिस वन, तो ये आ जाता है एल साइन थीटा
इधर से भी निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास में L साइन थीटा। बेसिक मैंने ज्योमेट्री इसके अंदर में लगाई है, साइन थीटा की वैल्यू लेके आऊंगा मैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू ये इसका R डिवाइड बाई उसका L आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो हम निकाल PBP इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, उसका बेस हो गया। तो हम बेस की वैल्यू सॉरी हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू L है, तो L इंटू में साइन थीटा ये वैल्यू आ गई। तो टोटल इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, L साइन थीटा प्लस में L साइन थीटा, तो टोटल आ गया 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। यानी कि अगर मैं इस चार्ज के कंपैरिजन में बात करूं तो ये चार्ज इसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू टेंशन ये इसको क्या करेगा, इधर धकेलने की कोशिश करेगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं, पहले वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो पहला आपका जो सिनेरियो है वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर में यही देखना है कि आपको वर्टिकल फोर्सेस जो है उनको क्या करना, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से आपको क्या मिलेगी, पहली चीज कि T cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू mg आपके पास में आ गया, एक रिलेशन यहां पर आपने डेवलप कर लिया। दूसरी आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको बैलेंस कर देना है। सभी क्वेश्चन के अंदर में ऐसा ही चलेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में चीजें गिवन है तो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा, इसको बैलेंस कौन करवाएगा भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में। तो जितना ये टेंशन इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा तो ये फोर्स इसको इधर धकेलने की कोशिश करोगे, एक पर्टिकुलर फोर्स वहां पर लग जाएगी, यानी सिस्टम हमारा किसके अंदर में आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर में आ चुका है। तो ये इक्विलिब्रियम कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में जो है ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपसे कुछ भी जो है वो कंसिडर यहाँ से निकलवा सकता है, चाहे आपसे टेंशन निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस साइन थीटा को नीचे लेके जा सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लोगों से पूछे वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे चार्ज पूछ ले कि भाई कितने चार्ज की वैल्यू होगी, तो ये सारी आपको ये दो चीज़ें हमेशा अपने क्वेश्चंस के अंदर में आनी चाहिए। दो इक्वेशन आपको बेसिकली डेवलप करनी आनी चाहिए अगर आपको इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है तो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ता हूँ। तो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, सेम वही चीजें अब आप लोगों को बार बार जो है फेस करनी है। एक हमारे पास में रिजिड सरफेस था, दिस वन, और यहाँ पर वही दो स्ट्रिंग हमने जो है हैंग कर रखी है, ये स्ट्रिंग होगी, इसके ऊपर में चार्ज Q1 है जिसका मास है m, यहाँ पर चार्ज Q2 है जिसका मास है m, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक एंगल दिया गया था दैट विल बी इक्वल टू θ1 इंटू में θ2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, व्हेन इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, दोनों बॉडीज का मास हमारे पास में क्या है, सेम है, दैट इज m, लेकिन चार्जेस की वैल्यू देखो तो Q1 है और Q2 है। अच्छा, अब ये बताओ जो ऑप्शन में गिवन था कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करता हूं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, या फिर θ1 इज इक्वल टू θ2। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यहां पर सही लग रहा है। रेंडमली नहीं बताना है, थोड़ा सोच के अपने दिमाग पर जोर डाल के आपको इसका आंसर देना है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। यानी कि जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स Q2 जो है वो Q1 के ऊपर में लगा रहा होगा। यानी कि अगर मैं Q1 और Q2 की वैल्यूज को चेंज करता हूं तो जो हमारे पास में एंगल है उनके ऊपर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि जो हमारे पास में फोर्स लगेगी वो दोनों के ऊपर में इक्वल फोर्सेस लगेंगे। अगर हमने θ1 और θ2 मान रखा है, मैं इस Q1 Q2 की वैल्यूज को चेंज करता चला जाता हूं तो जितना Q1 मेरे पास में Q2 पर लगा रहा है उतना Q2 Q1 के ऊपर में भी लगा रहा होगा। यानी कि आप सीधा सीधा यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास में Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है इस केस के अंदर में। तो आप लोग
अगर Q1 एंड Q2 को भी चेंज करेंगे तो θ1 एंड θ2 तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्सेस क्या है हमारे पास में इक्विलिब्रियम पर हैं। तो आप कुछ भी करें तो दोनों के दोनों एंगल क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर सेम रहने वाले, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास में मास भी हमने सेम लिया है और दो चार्जेस जो आपने कंसिडर कर रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यहाँ पर सेम लगा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अगर मैं Q1 और Q2 की वैल्यूज को चेंज करता हूं तो θ1 एंड θ2 क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। अगर मान लो मैंने फोर्स लगाया, Q1 Q2 की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, मान लो 6 से और इसको 10 कर दिया, फिर मैं इसको 8 से 12 कर देता हूं, तो जो है वैल्यूज जो हैं आप किसी भी पॉइंट पर जाकर कंसीडर करेंगे। और ये एंगल मान लो पहले कितने थे, 15 थे, ये 15 थे, अब आगे बढ़े जब ये चार्जेस लगा दिए तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी जो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर में। तो ये जितना अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ Q1 और Q2 यहाँ पर थे, तो बाद में भी उनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, अगर Q1 और Q2 की वैल्यू को आप चेंज कर देते हैं तो। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अब आपको बेसिक जो उसके अंदर में ध्यान रखने वाली बात थी कि Fe अगर मेरे पास में सेम है तो वैल्यू जो है, अगर आप कुछ भी रख लो, कुछ भी एंगल उनकी चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, तो ये वैल्यू जो है वो इक्वल रहेंगी। अब इक्वल का मतलब ये नहीं है कि पहले वो 15 डिग्री थी, सॉरी 15 डिग्री थी तो बाद में भी 15 डिग्री रहेंगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर पहले वाले की वैल्यू 20 हो गई है तो दूसरे वाले की वैल्यू भी 20 होगी, पहले वाले की 25 हो गई है तो दूसरे वाले की भी 25 ही होगी, उसके अंदर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। सो दिस इज द रूल एंड ये हमारे पास में आता है इसके लॉ के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा गिवन है। पिछले में मैंने क्या किया था, चार्जेस को जो था वो अलग अलग रखा था और मास जो थे उनको मैंने सेम रख दिया था। अगेन वी आर कंसिडरिंग थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है, वो ये बन सकता है कि दो बॉडीज मेरे पास में है, वो सेम हैंग आउट कर रखा है मैं उनको, और इस बॉडी का चार्ज है Q, मास है M1, इस बॉडी का चार्ज है Q, इसका मास है M2, और ये जो एंगल यहाँ पर बने हुए थे, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, दो एंगल यहाँ पर बने हुए हैं। अगेन सेम ऑप्शन आपके पास में कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करता हूँ तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज लेस देन θ1 इज लेस देन θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। आपको ये तीन ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो यही चीज आपको बतानी है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी या मैं कोई भी इसके वेरिएशन इसके अंदर में डालूं मासेस का, तो क्या इसके अंदर में थीटा का जो है वो चेंज आएगा। यानी कि आप ये कहें कि भाई यहाँ पर जब टेंशन लगी है तो ये इसको इधर तक लेके जाने की कोशिश करेगा और ये ऊपर वाला बैलेंस कौन करेगा, M2 करेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स, ये इसको क्या करेगी, अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ में खींचने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ दिस लार्ज फोर्स। हालांकि ये बात अलग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसको बैलेंस करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, इसके वेट के कारण में इधर आने का कोशिश करेगा, और ये इसका आने की वजह से तो ये एक फोर्स भी तो इसके ऊपर में लगा रहा होगा ना भाई, इसके वेट के कारण में डेफिनेटली कंफर्म है एक चीज तो कि ये अंदर की तरफ में आएगा क्योंकि इसके पास में ज्यादा फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन बैलेंस करते करते ये क्या करेगा, चार्ज जो है ये ऊपर की तरफ में खिसक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ में चला जाएगा अपनी इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी किसी एक पोजीशन पर जाकर दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर आना पड़ेगा। लेकिन आप कंपेयर करें इनकी टेंशन को लेके, टेंशन के इस कंपोनेंट को लेके, तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर इस टी का वो ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा बड़े होने की वजह से क्या करेगा, इसको इधर की तरफ में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे इधर आएगा तो ये फोर्स इस पे लगाने की कोशिश करेगा M2 के ऊपर में, यानी कि जिसका ऊपर में चार्ज Q है, तो वो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ में धकेल देगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो Q1 है वो हमारे पास में लेस देन है एज कंपेयर टू Q2, क्योंकि ये थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन से लेट अस सपोज कि यहाँ पर चला जाए, ऊपर की साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये जो θ2 हमारे पास में बना वो ज्यादा बन गया है एज कंपेयर टू जो Q1 था, क्योंकि Q1 अपने टेंशन यानी अपने वेट के कारण में थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ में आने की कोशिश करेगा, यानी कि सेंटर लाइन की तरफ में आने की कोशिश करेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में सही रहेगा आपका, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि θ2 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो θ1 आपने कंसिडर किया है। तो ये सारा इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझ आनी शुरू हो गई होगी, नहीं आई है तो और आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आप पेन ड्रॉप कर देंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि एक रिजिड सरफेस है, ये एक बॉडी है जिसके अंदर में दो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर फिक्स कर रखी है, और यहाँ पर चार्ज गिवन है Q, इस बॉडी का मास है M, यहाँ पर चार्ज Q, बॉडी का मास है M। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो हैं, यहाँ पर एक सेंटर लाइन अगर मैं लेके चलूँ तो ये 45 डिग्री है थीटा 1, और ये भी 45 डिग्री है थीटा 2। ओके, अब क्या कहा गया है कि इन दोनों बॉडीज को, यहाँ पर ये जो सिस्टम था इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अब जो एंगल्स हैं वो हमने बना दिए हैं 53 डिग्री। ये कुछ इस तरह से हमने लगाया इसका सिस्टम। अभी हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। मैं जो क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि अब भी सिस्टम को कुछ इस तरह से किया गया कि इनके बीच में जो एंगल था वो 53 डिग्री बना दिया गया। ठीक है भाई, 53 हम बना देते हैं, ये 53 हो गया है और ये भी 53 डिग्री एंगल हो गया है। अब इस सिस्टम को क्या कह रहा है कि यहां से छोड़ दिया गया है, यानी इसको कर दिया गया है रिलीज। तो अब पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, यहां पर पूछा जा रहा है कि जब हमने इसको रिलीज कर दिया है, यानी कि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, तो इसका एक्सेलेरेशन बताओ। जब हमने इसको रिलीज किया है उस टाइम पे इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, और इन द टर्म ऑफ जी बताना है, जी के टर्म्स के अंदर में बताना है। एक छोटा सा क्लू इस क्वेश्चन के अंदर में हमें दिया गया है, वो ये दिया गया है कि जब आप सिस्टम को ये कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि 45 डिग्री पर जब हमारा सिस्टम था, तो वो अपने आप में इक्विलिब्रियम पर था। और ये बहुत बड़ी चीज हमें यहाँ पर एक हिंट के रूप में जो है एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दी है। अब इसका कैसे हम यूटिलाइज करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको हम कैसे यहाँ पर अपने लगाएंगे, वहां से एक ना एक तो रिलेशन हमारे पास में निकल के आएगी, कंफर्म है। तो इक्विलिब्रियम में लगाने का मतलब हम अच्छे से समझते हैं कि सिस्टम को हम कुछ इस हिस्से में तोड़ेंगे कि एक तो ये Q है, इसका नीचे जाएगा मास, दैट इज इक्वल टू mg, यहाँ पर टेंशन है T, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में, यानी कि इसके वेक्टर को मैं रिजोल्व करूंगा, और एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस वेक्टर इज नोन एज, ये थीटा अगर 45 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू बन के जाएगी इसकी ऊपर की तरफ में, दैट विल बी इक्वल टू टी cos 45 डिग्री, और इधर जो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टी साइन 45 डिग्री। ये हो गया। ओके, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर दी है तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम में बैलेंस करने के लिए हमारे पास में दो रिलेशन बनाने होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों को बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं कर सकता हूं टी कोस 45 डिग्री बैलेंस कर रहा है किसके, उसको mg को। ठीक है, टी साइन 45 डिग्री ये किसको बैलेंस कर रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किनके बीच में, ये दो चार्जेस थे ना, ये वाला Q और Q, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही थी, उनको ये बैलेंस करेगा। और ये लाइन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता भी है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको आपने क्या लिखा था पीछे, जो क्वेश्चन किया था उसमें लिखा है ना आपने L साइन थीटा, तो L साइन थीटा ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो आप साइन थीटा 45 की डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास में बन गया L साइन थीटा कितना है, ये 45 डिग्री था, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/√2, यानी इक्विलिब्रियम की सारी कंडीशन आपने यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई कर दी है। तो T साइन 45 डिग्री किसको बैलेंस करेगा, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एंड दैट विल बी इक्वल टू K इंटू में Q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है हमारे पास में। और यहाँ पर आप रखेंगे इसके अंदर में जो टोटल हमारे पास में डिस्टेंस कितनी होती थी, वो होगी 2L साइन थीटा, जो पीछे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर में देखा था भाई, L साइन थीटा ही है, L साइन थीटा ही है, तो टोटल आ गया 2L साइन थीटा। तो मैं अभी दोबारा से इसकी वैल्यू को पुट डाउन कर रहा हूँ, L साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू √2, तो यानी आप ये लिख सकते हैं √2L, ये आपके पास में दोनों के बीच का सेपरेशन आ गया। तो आप यहाँ पर पुट डाउन करें 2L का होल स्क्वायर। ये समझ आया ना कि कहाँ से मैंने एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर दी है √2L की। भाई यहाँ से √2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं ना, तो एक √2 से एक √2 मैंने काट दिया था इस वाले का, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, √2L आ गया है। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करिए। और ये जो है वो किसको बैलेंस करेगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो है बैलेंस कर रहा होगा। तो आप इन दोनों फोर्सेस को जो है पुट डाउन करें, वर्टिकल कंपोनेंट से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग इसका करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बैलेंस कर दिया है K इंटू में जो हमारे पास में आया है इसका Q स्क्वेयर डिवाइड बाई √2L का होल स्क्वेयर।
तो ये हमारे पास में एफ ही आ गया और ये किसके बराबर में होता है, जब आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं इनको तो ये एम जी के बराबर में आएगा। कैसे आया देखो, इसको सुन लो एक बार। बार बार ये कन्फ्यूजन आप लोगों का क्रिएट नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर में। क्योंकि आपने देखा था कि टी कोस थीटा जो था वो हमारे पास बैलेंस करता है एम जी को, ठीक। फिर आपने देखा कि टी कोस थीटा होता है वो बैलेंस करता है एफ ई को, सॉरी टी साइन थीटा है वो बैलेंस करता है एफ ई को। तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस तरह की रिलेशन बनेगी आपके पास में। साइन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलेगा टी टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा आपके पास में, सॉरी मैं दोबारा से यही कर देता हूं, चलो। ये मिलेगा आपको टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको हमेशा। ऊपर बचा आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे बचेगा आपके पास में mg। ये t से t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में रिलेशन बचा दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा और यहाँ से आ गया एफ ई डिवाइड बाई mg। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने रिलेशन डायरेक्टली लिख दिया इसका कहाँ से जो है निकल कर आया है, ठीक। तो क्योंकि हमारे पास में थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 45 डिग्री दे रखी थी तो मैं इसकी वैल्यू को 45 रखूंगा तो टेन थीटा टेन 45 डिग्री हमारे पास में 1 होता है, यानी ये आ गया एफ डिवाइड बाई एम जी। और आप डायरेक्टली इस रिलेशन को लिख सकते हैं एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी दैट विल बी इक्वल टू एम जी। तो मैंने वही रिलेशन जो है यहाँ पर सेटअप किया है। तो ये जो आपको चेंज है ये निकालना आना चाहिए आपको, एटलीस्ट ये रिलेशन तो याद रहनी चाहिए कि अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी जाती है तो बार बार आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई एम जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोग इसको जो है बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर बात आप लोग के सामने आती है। यानी यहाँ से आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो एफ ई की वैल्यू आपके पास में आ रही थी यानी एफ ई दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एम जी। ये जो आपने यहाँ पर रिलेशन रखा था इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 बन गया और एल का जो है वो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी जो बचा उसको हम दूसरी तरफ में ले चले जाते हैं, ये वाला आ गया हमारे पास में रिलेशन। इसको रिलेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये पहली कंडीशन थी जब आपको बोला गया कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में हमारे पास में बना हुआ है, ठीक। अब दूसरा सिनेरियो है उसको समझो जो दूसरे स्टेप में बोला गया है। उसने कहा कि जब मैं इस सिस्टम को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ कितने डिग्री पर ले जाकर, 53 डिग्री पर ले जाकर, तो आप ये बताइए कि उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए इस चीज को भी सोल्व करना। आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत से सोल्व भी किए हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जो बॉडी थी उसके अंदर में ये दोनों की दोनों बॉडीज हमारे पास में ये हैं, एक एल है, ये सॉरी ये थीटा जो कि कितना बन गया 53 डिग्री बन गया, ये भी 53 डिग्री जो है वो बन चुका है अभी। अब सेम वही केस आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट करनी है और जो हमारे पास में टेंशन वाली फोर्सेज हैं वो भी हम इसके अंदर में कैलकुलेट करेंगे। तो मैं जब कंसिडर करता हूँ सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं जब बॉडी है यहाँ पर तो वो एक फोर्स तो इसके अंदर में लगा रहा होगा और जो एक्सेलेरेशन है वो यानी कि बॉडी नीचे की तरफ में उसको लाने की कोशिश करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको थोड़ा सा एंगल चेंज करवाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो जो बॉडी थी मेरे पास वो कुछ इस तरह से आ रही है इसके अंदर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी नीचे की तरफ में आप लगाएंगे तो इसका mg लग रहा है, इधर जो जाएगा वो लगेगा आपके पास में fe लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू आप लोग लग सकते हैं के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों के ऊपर में चार्ज क्या अभी भी q है और इस पर भी q चार्ज बना हुआ है। और ये वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये L साइन थीटा यानी कि L 53 डिग्री आ गया आपके पास में, तो 53 डिग्री, ये भी कितना हो गया L साइन 53 डिग्री आ गया। और 53 की वैल्यू कितनी होती है साइन 53 की डिग्री, डिग्री की वैल्यू जो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसकी वैल्यू होती है 4/5 और इसकी वैल्यू भी होती है 4/5। तो टोटल आपके पास में क्या वैल्यू आया, अगर मैं r की बात करता हूं तो जो इसके डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l इंटू में 4/5 यानी टोटल बना आपके पास में 8l डिवाइड बाई 5। तो 8l डिवाइड बाई 5 इसका बन गया आपके पास में होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कहानी आ गई आपके पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने कैलकुलेट करनी थी इन दोनों फोर्सेस के बीच में। लेकिन कहानी जो है वो हमारी यहाँ पर खत्म नहीं होती, हम थोड़ा इसको और फर्दर सोल्व कर देते हैं अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी करने के लिए। तो 25 डिवाइड बाई 64 इंटू में के, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो जितना भी मैंने इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन करवाए सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। और काइनेमेटिक्स को जोड़ते हुए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ।
थोड़ी सी वैल्यूज को हम पुट डाउन कर लेते हैं। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 64 बनेगा। के क्यू स्क्र इंटू में एल स्क्र बन गया। और ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ के आए हो? देखो, पिछली रिलेशन से जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वहां से आपने निकाली थी। इसलिए कहता हूं कि स्टेप वाइज अगर आप लोग चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए रोकेगी। तो ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg। तो मैं जितना इजी हो सकता है उनको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास में आया 25 डिवाइड बाई 64 इंटू में ट्वाइस ऑफ mg वैल्यू रख दिया। तो ये रिलेशन बना आपके पास में 25 डिवाइड बाई 32 mg। ठीक भाई। और ये क्या थी? ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। देखो, दोनों बॉडी जो है वो इसके ऊपर में फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लग रही है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहां लेके जा रही है? देखो, इस डायरेक्शन के अंदर में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो इसके अंदर में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी इसके अंदर में। ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास में मूव करेगा। ठीक, यानी ये एंगल जो बनेगा वो हमारे पास में बनेगा 53 डिग्री का। अगर नहीं आया समझ में 53 डिग्री क्यों बनाए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लेना भाई। कि ये अगर एंगल मेरे पास में, अगले पेज पे कर दूं यार, छोटी छोटी चीजें भी ना आपको समझानी पड़ती हैं। ये आपके पास में एंगल था कुछ इस तरह का, ये वाला 53 डिग्री का। ठीक, और ये मैंने बताया कि ये जो आपके पास में लाइन बनेगी ये एंगल कितना बनाएगी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोन एक्स को और करे अपने DGTNPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।